हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है प्राइम साइंस क्लासेज में। बच्चे, आज हम लोग बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण फिगर हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले हैं, उन चित्रों पे विस्तृत अध्ययन करेंगे और उन चित्रों को समझेंगे। बच्चे, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि एक तो नाम देके पूछ देगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने है नर जनन तंत्र, पूछेगा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का अर्थ समझना है आपको कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र भी लिखना है और लिखना भी उनके बारे में, वर्णन करें। इसका मतलब कर रहे हैं कि चित्र के सहित पूरा डिटेल लिखिए, सचित्र वर्णन करना। और बच्चे, एक दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछता है कि नर जननांग का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चे, उस कंडीशन में केवल आपको फिगर बनाना है और उसका नाम लिख देना है, बस इतना ही पूछा जाएगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एक तो पूछेगा नामांकित चित्र बनाइए, तो जब नामांकित चित्र बनेगा तो सारा फिगर बनेगा, उसका नाम ये चारों तरफ लिखा जाएगा, इतना ही है। और दूसरा पूछेगा कि सचित्र वर्णन करें, तो चित्र भी बनाना है, उसके बारे में डिटेल लिखना भी है कि नर जनन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नर जनन तंत्र, ये हमारे सामने है कि नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण पूछेगा, या जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछे, या नामांकित चित्र पूछे। नामांकित चित्र पूछेगा तो ये बना करके इसका नाम लिख देंगे। जैसे कि नर जनन तंत्र में सबसे पहले ये हमारा वृषण होता है, एक जोड़ी वृषण होता है, वृषण कोष के अंदर बंद रहता है, और इसी में से एक बाहर की तरफ लंबा बेलनाकार अंग जो लटका होता है, जिसे आप शिश्न कहते हैं। शिश्न बाहर की तरफ खुलता है मूत्र मार्ग में। इसमें एक सिंघाड़ी जैसी ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथ। ये होती है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथ। और प्रोस्टेट ग्रंथ के से मान लीजिए कि ये निकलने वाली दो वाहिनियां होती हैं, पतली पतली दो वाहिनियां होती है, दोनों तरफ से निकलती है दोनों वृषणों में, जिसे हम क्या कहते हैं शुक्र वाहिनी या वास डिफरेंस कहते हैं। इसमें एक बड़ी सी थैले जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यानी मूत्राशय कहते हैं। दूसरा एक बड़ी सी थैली नुमा संरचना होती है, दो छोटी छोटी थैली नुमा संरचना होती है जिसे सेमिनल वेसिकल्स या शुक्राशय कहते हैं। वृषण के अंदर जो सीमेन बनता है, वीर्य बनता है, यानी शुक्राणु बनते हैं, यह शुक्र वाहिनी के द्वारा जा करके शुक्राशय में ही वीर्य के साथ मिल जाते हैं और पुनः इस मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आकर के खुलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, एम्पुला होता है, और ये मलाशय होता है, रेक्टम होता है। तो ये हमारा नर जनन तंत्र का फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसको दूसरा फिगर देखते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरा फिगर कौन सा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर है शुक्राणु की संरचना। पूछा जाएगा आपसे कि शुक्राणु की संरचना क्या होती है, या शुक्राणु का नामांकित चित्र पूछे तो केवल शुक्राणु बना के नाम लिख देंगे, और सचित्र वर्णन करने के लिए कहे तो फिगर बना करके लिखेंगे शुक्राणु क्या होता है। तो बच्चे आइए जानते हैं, शुक्राणु एक लंबा बेलनाकार और फ्लैजिलेटेड यानी कशाभिकीय संरचना होती है, जिसका शरीर 3 या 4 भागों में बटा होता है। सबसे बाहरी भाग होता है जो फूला हुआ होता है, जिसे हम कहेंगे शीर्ष भाग, और शीर्ष भाग और मध्य भाग के बीच में एक छोटी सी संरचना होती है जिसे हम ग्रीवा कहेंगे, ये मध्य भाग होता है, और अंतिम भाग जो पूंछ होता है। तो मुख्य रूप से शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। बाहर ऊपरी जो गोलाकार या गुंबज नुमा भाग होता है शीर्ष कहलाता है, यानी हेड कहलाता है। दूसरा नेक कहलाता है, तीसरा मिड पीस, और चौथा होता है टेल। बच्चे, हेड के सबसे ऊपर यानी जीव द्रव्य कला होती है, और जीव द्रव्य कला में आगे की ओर एक्रोसोम कहलाता है, जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आप जानते हैं कि शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, तो केंद्रक में गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, और इसका अग्रस्थ तारक केंद्र होता है, यानी यहाँ पे तारक केंद्र होता है, और मध्य भाग में माइटोकांड्रिया होता है जो शुक्राणु को ऊर्जा देने का कार्य करता है। और उसके बाद से एक पूंछ होती है तंतुमय नुमा, जो शुक्राणु को आगे बढ़ने में सहायता करती है, फ्लैजिलेटेड मोशन। तो ये भी फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद वाला फिगर है हमारा स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र। तो इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो यानी बस इतना फिगर बना देना है, सबका नाम लिख देना, ठीक। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बड़े अंक में पूछेंगे कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र भी बनाना है और इनके बारे में डिटेल लिखना भी है। तो आइए देखते हैं। मादा जनन तंत्र के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक यहाँ होता है, यहाँ होता है। ओवेरियन लिगामेंट से दोनों गर्भाशय के दोनों और ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा होता है, और इसी अंडाशय से एक पतली वाहिनी नुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के मुख्य 3 भाग होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के मुख्य
तीन भाग होते हैं। तीनों भाग कौन कौन से होते हैं आइए हम यहाँ लिख देते हैं। ये होता है फिम्बरी, जिसे हम झालरनुमा संरचना होती है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, फिम्बरी। दूसरा होता है एम्पुला, एम्पुला। और यहाँ जो गर्भाशय से जुड़ा होता है इसे इस्थमस कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। तो बच्चे ये तीन भाग होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, जिसे फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अंडाणु को रिसीव करने का कार्य करती है। ये बहुत ही मध्य और सकरा भाग होता है। बीच में जो संरचना होती है उसे हम गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय की तीन भित्तियां होती है, तीनों पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ भित्तियों के नाम दिया गया है, ये अंतः स्तर है, मध्य स्तर है, और ये सबसे ऊपरी जो होता है वो बाह्य स्तर होता है। तो तीनों का नाम इंग्लिश में आप याद कर लीजिए कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होता है वह एक ब्लड की बनी हुई दीवार होती है जो मासिक चक्र में टूट करके रुधिर के रूप में बाहर आ जाती है। बच्चे सबसे अंतिम और सकरा भाग होता है योनि, जिसे कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। और यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी, पतली, सकरी, अधिक फैलने वाली नलिका होती है। तो इस तरह से हमारा स्त्री जनन तंत्र का ये फिगर भी बनाएंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा देखिए कौन सा है, नेक्स्ट फिगर है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फिगर है बच्चे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसका विस्तृत वर्णन पूछेगा तो आप कहेंगे कि अंडाशय एक बादाम के आकार की संरचना होती है, 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, जिसको काटने पर इनमें अनेक प्रकार की पुटिकाएं दिखती हैं। और पुटिकाएं क्रमशः विकसित होकर के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ग्राफियन पुटिका बनाती है। ग्राफियन पुटिका जब फटती है तो अंडाणु बाहर आता है, और अंडाणु के बाहर आने की क्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। ये आप सबको पढ़ाया गया है। और जो फटी हुई ग्राफियन पुटिका होती है वो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेती है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य करता है। और जब निषेचन नहीं होता है तो ये एक धब्बे के जैसे पीली ग्रंथि के रूप में बदल जाती है, जिसे कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। तो बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स या प्राथमिक पुटिका। ये पुटिकाएं निरंतर वृद्धि करती रहती हैं, वृद्धि कर करके सेकेंडरी बनाती हैं, द्वितीयक पुटिका बनाती हैं। द्वितीयक पुटिका फिर तृतीयक पुटिका में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे चारों ओर कड़ी कोशिकाएं होती हैं। और उसके बाद से एक कंप्लीट रूप से एक ये पुटिकाएं तैयार हो जाती हैं, जिसके ऊपर पुटिका गुहा होता है। और ये अंडाणु के चारों ओर, जिसे जोना रेडिएटा और कोरोना रेडिएटा कहते हैं, आवरण होता है। इसी के अंदर जोना पेलुसिडा का एक आवरण होता है, ये वाला आवरण जोना पेलुसिडा है। और जोना पेलुसिडा के अंदर अंडाणु होता है। तो बच्चे जब ये ग्राफियन पुटिका परिपक्व हो जाती है और मासिक चक्र के 14वें दिन के आसपास जब हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है तो ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है, अंडाणु बाहर आ जाता है। और बच्चे इस अंडाणु के बाहर आने की क्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये फटी हुई ग्राफियन पुटिका होती है जो कार्पस ल्यूटियम बना लेती है, और जब निषेचन नहीं होता है तो ये कार्पस एल्बिकेंस बना लेती है। तो बच्चे ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिगर है बच्चे मानव अंडाणु की संरचना। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि मानव अंडाणु की संरचना कैसी होती है। तो बच्चे ये देखो, ये अंडाणु एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर आधे गुणसूत्र यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, ठीक है। इसके बाहर का जो एक आवरण होता है जिसे पीत काला या पीत मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाहर जो आवरण होता है उसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग लेयर है। और इसके बाहर जो एक आवरण होता है बच्चे उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा है, इसके चारों तरफ कड़ी की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो फॉलिकल सेल होती हैं, कटी फटी कोशिकाएं होती हैं जो अंडाणु को सुरक्षा देने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो बच्चे ये भी फिगर इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चे आ जाइए, ये पहला लेसन हमारा जो है उसमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इस संरचना को दो तरह से पढ़ा जाता है, ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी। ऊपर वाला हिस्सा निभाग कहलाता है, और निभाग और बीजांड द्वार और बीजांड वृत्त अगर एक सीध में होते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रतीत, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चारों तरफ की संरचना ये है बच्चे, ये जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है उसे निभाग कहते हैं, और जो बाहरी आवरण होता है इसे अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। और अध्यावरण के बाद ये बीजांडकाय का हिस्सा है, पूरा संरचना बीजांडकाय का हिस्सा होता है।
और उसके बाद से यहाँ पे संवहन पुल होता है और ये द्वार होता है जिसके रास्ते पराग नली से परागकण यहाँ से प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। और ये किसी पौधे पुष्प से जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। तो बच्चे ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बीच वाले फिगर को देखते हैं। तो बीच वाला जो फिगर होता है उसे बीजांड कहते हैं। 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना को भ्रूणकोश कहते हैं। यानी यही हमारा पूर्ण रूप से विकसित मादा युग्मकोद्भिद की संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। और भ्रूणकोश में जो ऊपर की 3 कोशिकाएं होती हैं इसे हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, और नीचे की 2 अगल बगल की कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका, और बीच की जो कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका कहते हैं। ये तीनों आपस में मिला करके अंड समुच्चय बनाती हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना को हम कहते हैं भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश में जब निषेचन हो जाता है, निषेचन की क्रिया 2 बार होती है इसलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन हो जाता है तो भ्रूणकोश भ्रूणपोष में बदल जाता है, और भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं होती हैं वो त्रिगुणित होती हैं, ये पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है बच्चे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा फिगर क्या है। देखिए बच्चे, ये भी फिगर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिगर अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि परागकण के अंकुरण का सचित्र वर्णन करें या नामांकित चित्र बनाइए। तो आप जानते हैं कि ये परागकण होता है। परागकण एक गोलाकार सूक्ष्म संरचना होती है जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, और जब परागण हो जाता है तो ये नर युग्मक वर्तिकाग्र पर आ जाता है। परागकण के 2 आवरण होते हैं, एक होता है बाह्य चोल और दूसरा होता है अंतःचोल। बच्चे, जो बाह्य चोल होता है जिसे हम एक्साइन कहते हैं और अंतःचोल एंटाइन कहते हैं, ये दोनों प्रोटेक्टिंग लेयर है। जो बाह्य चोल होता है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और जो आंतरिक परत होता है वो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। तो जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो गल जाता है और वहीं से पराग नली का निर्माण होता है, और बीच में केंद्रक होता है। तो आइए देखते हैं, ये जनन कोशिका है और ये नली या वर्धिक कोशिका होती है। ठीक है, इसमें केलेस भित्ति होती है, जो केलेस एंजाइम जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो केलेस एंजाइम के द्वारा ये गल जाता है, और वहीं से एक नली का निर्माण होता है जिसे हम पराग नली कहते हैं। और ये पराग नली जब विकसित हो जाती है तो जो इसके अंदर का केंद्रक होता है 2 भागों में बंट जाता है, एक बनाता है कायिक और दूसरा बनाता है नर केंद्रक। पुनः आगे विकसित होकर के नर केंद्रक 2 नर युग्मक बना लेता है या 2 नर केंद्रक बना लेता है, और इन दोनों से निषेचन क्रिया होती है, इसलिए पौधों में 2 बार निषेचन होता है, तो उसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। तो बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों का। जब आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो ये पहला प्रैक्टिकल आया होगा, परागकण के अंकुरण का सचित्र वर्णन करते, तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट फिगर देखते हैं हमारा अगला फिगर। देखिए, परागकोश के अनुप्रस्थ काट यानी स्फुटन के बाद की जो संरचना होती है, परागकोश का जब स्फुटन हो जाता है तो इस तरह की संरचना होती है। आप जानते हैं परागकोश एक द्विपाली संरचना होती है जिसमें 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ये डबल पॉली है और एक पॉली में 2 लघु बीजाणुधानी है। तो लघु बीजाणु में संवहन पुल होता है और इसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु बनता है, और लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देने का कार्य करती हैं, छोटे छोटे परागकण बनते हैं। और जब ये परागकोश फट जाता है तो फटने की क्रिया को स्फुटन कहते हैं, और स्फुटन जब हो जाता है तो इसमें से परागकण बाहर निकल जाते हैं, और परागकणों के बाहर निकलने की क्रिया ही स्फुटन कहलाती है। तो ये फिगर भी पूछे जाते हैं कभी कभी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चे, नेक्स्ट अगला फिगर देखते हैं हम। ये फिगर है उससे पहले की परागकोश की अनुप्रस्थ काट स्फुटन से पहले। ये भी वैसे ही संरचना जो अभी हमने बताया, संवहन पुल होता है, और इसमें क्या होते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण होता है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। टैपिटम की कोशिकाएं पोषण देने का कार्य करती हैं। ये बाह्य त्वचा होता है, ये मध्य त्वचा होता है, और ये टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं, और ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, और बीच में बनते हैं परागकण। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका जब ये परागकोश की भित्ति फट जाती है तो परागण बाहर होता है। तो उससे पहले ये फिगर देखें आप, इस फिगर से पहले ये वाला फिगर होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम बच्चे। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूण का विकास पूछा जाता है। तो ये जब निषेचित हो जाता है भ्रूणकोश तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती है, एक निलंबक कोशिका और दूसरा भ्रूणी कोशिका। फिर इससे 4 कोशिकाएं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से कोशिकाएं बनती जाती हैं, और अंत में एक हृदयाकार संरचना बन जाती है, और हृदयाकार संरचना से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो यही
द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, जिसमें ये मध्य भाग मूलांकुर होता है और ये दो पत्तियों जैसी संरचना दिखती है जिसे हम परांकुर कहते हैं, और ये निलंबक है। तो ये हमारे बीज में ये संरचना पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट संरचना, एक कोश की एक बीजपत्री नहीं पूछा जाता है, द्विबीजपत्री पूछा जाता है। चलिए बच्चे दूसरा नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये हमारा डीएनए की संरचना है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। आज तक के सभी प्रश्नों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिगर के मामले में पूछा जाए सबसे ज्यादा पूछा जाता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक। 1953 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था, जिसके लिए 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए पे संरचना होती है। डीएनए के दो स्टैंड आपस में विपरीत क्रम में यानी 3-5 और 5-3 के क्रम में जुड़े होते हैं, जिसमें एक हेलिक्स यानी यहां से यहां तक की लंबाई होती है बच्चे, यानी एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और 10 न्यूक्लियोटाइड में से 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजनस क्षार अपोजिट क्रम में जुड़े होते हैं, यानी ए टी से टी, ए से सी, जी से या जी सी से जुड़े होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लेंगे आप, बना करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे सारे फिगरों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लास्ट फिगर देखते हैं बच्चे। डीएनए द्विगुणन की जो प्रक्रिया होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कठिन फिगर है। डीएनए का द्विगुणन होता है तो एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है और एक ओकाजाकी खंड बनता है, यानी डीएनए खुलता जाता है। ये प्राइमेज एंजाइम होता है। यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हेलिकेज। हेलिकेज आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, और डीएनए 2 भागों में बढ़ता जाता है और यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा नए डीएनए बनते जाते हैं। तो डीएनए द्विगुणन की एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। कठिन क्वेश्चन जब बनना होता है तो डीएनए से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो डीएनए बनने की क्रिया को द्विगुणन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को अनुवादन कहते हैं। तो बच्चे ये भी फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। लास्ट हेडिंग, एक लास्ट फिगर और बचा हुआ है। मानव में लिंग निर्धारण पूछा जाता है। जब आप मेरा नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें ये फिगर बहुत अच्छे से बनाया हमने, ये भी देख लीजिए। मादा में होते हैं 44 प्लस XX, जब 2 भागों में बढ़ते हैं तो XX गुणसूत्र, और इसमें होते हैं 44 प्लस XY, जब ये भी 2 भागों में बढ़ते हैं तो XY गुणसूत्र। जब X का क्रॉस X के साथ होता है तो लड़कियों का जन्म होता है, X का क्रॉस Y के साथ होता है तो लड़कों का जन्म होता है, X का क्रॉस Y के साथ होता है तो लड़कों का जन्म होता है, और X क्रॉस X के साथ होता है तो लड़की का जन्म होता है। तो बच्चे ये भी फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस फिगर को आपको समझना है। यहाँ से छूट गया ये वाला बना लीजिएगा, ठीक है, ये वाला बना लीजिएगा, छूट गया है इसमें से। तो ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक बच्चे हमने जितना फिगर बनाया है सारे फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आप कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो टॉपिक पे हम बना के भेजेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने जो गेस्ट पेपर तैयार किया है उस गेस्ट पेपर को जरूर देखिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन हुबहू आ जाते हैं, 100% क्वेश्चन लगते हैं। हर साल आजमाया गया है, पिछले 7-8 सालों से लगातार मेरे बच्चे अच्छा रैंक हासिल करते हैं बायोलॉजी में, 98-99 नंबर तक बच्चे लेकर आए हैं। तो आप इन वीडियो पे बने रहिए और ऐसे ही हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।